बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। पोलैंड वर्क परमिट 2023 के हवाले से हमने वीडियो अपलोड की थी, जो कि रिसेंटली आप लोगों ने देखी है। इसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं और तकरीबन हर बंदा जो है उसकी कोशिश है कि वो पोलैंड वर्क वीज़ा उसको मिल जाए। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो गैर कानूनी तरीके से यूरोप में जो है वो दाखिल होते हैं और उसके लिए उनके लाखों रुपए भी लगते हैं और जान भी उनकी हथेली के ऊपर होती है। जबकि अगर आपको वर्क परमिट मिलता है और आप वर्क परमिट के थ्रू आप यूरोप में एंट्री चाहते हैं तो इस वक्त जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो पोलैंड है। लेकिन पोलैंड के हवाले से लोगों की इन्फॉर्मेशन चूँकि वो बहुत कम है। इन्फॉर्मेशन इसलिए कम है कि ज़ाहिर सी बात है, हम जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उसी के ऊपर ही सारा बेस कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमें भी जो ज़्यादातर लोग नौजवान कॉल करते हैं वो यही कहते हैं कि सर आपके पास वीज़ा है तो हमें वीज़ा दे दें, कितने पैसे लगेंगे, बस वो पैसे बताएं और हमें वीज़ा दे दें। पहली बात तो मैं अगेन ये बता दूं कि ये जो हमें बहुत सारे लोग या आप लोग जहन में एक चीज़ बिठाई हुई कि जी डन बेस पे करें, डन बेस के पर करें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डन बेस जो है ये बेसिकली एक फ़्रॉड का नाम है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एजेंट्स ही कर सकते हैं, जिनका काम ही यही होता है। एक्चुअली में कोई डन बेस नहीं होता। 100% दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, 100% सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान जो है वो अपनी कोशिश कर सकता है। हाँ, अपने आप को धोखा देने के लिए या दूसरे को धोखा देने के लिए आप जितना मर्जी कहें कि जी मसला ही कोई नहीं, 100% होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन 100% कोई चीज़ नहीं होती। ये मैं आज भी बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि जो पोलैंड वर्क परमिट है उसके हवाले से लोग यही समझ रहे हैं कि जी ये फ़लाँ बंदे के पास आए हुए हैं तो उसको पैसे दें और उससे ले लें। तो मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो पोलैंड वर्क परमिट है ये हमारे भी सोर्स के पास मौजूद है, दूसरे लोगों के पास भी मौजूद है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जी एक स्पेसिफिक वर्क परमिट आया हुआ है और वो मैं या कोई और बंदा किसी को दे देगा। इसमें दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ आज बात जो कर रहा हूँ वो इसके हवाले से पोलैंड के हवाले से कर रहा हूँ। अगर आपने पोलैंड का वर्क परमिट लेना है, चाहे वो मेरे से या किसी से भी आप ले रहे हैं, तो दो तीन चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1, पोलैंड जो वर्क परमिट है वो 2-3 कैटेगरी में मौजूद है। उसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी सी, ई और कैटेगरी डी जो है वो शामिल है। लेकिन इसमें जो पाकिस्तानियों को जो सबसे बेहतर जो कैटेगरी करती है सूट, वो कैटेगरी ए करती है। कैटेगरी ए बेसिकली क्या है? कैटेगरी ए ये है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और मैं वर्क परमिट के लिए मैं वर्क परमिट के लिए पोलैंड जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर किसी कंपनी से या पाकिस्तान में किसी मौजूदा कंपनी से मैंने कॉन्टैक्ट किया और उसने पोलैंड में किसी कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो पोलैंड की जो कंपनी है वो वहाँ से एक वर्क परमिट जो है वो इशू करवाएगी, उसकी वहाँ पे वो लीगल फ़ीस देगी। लेकिन इसमें ये बात आपने याद रखनी है, जो भी कंपनी वर्क परमिट वहाँ पर पोलैंड में इशू करवाएगी वो वहाँ पर एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। ये ऐसे ही है, इसकी जैसे मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर मेरे नाम पर कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है और SCCP से रजिस्टर्ड है। तो मैं पूरी दुनिया की एम्बेसीज़ में या पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ, अपनी कंपनी का नाम बताता हूँ, तो वो अगर इंटरनेट के थ्रू चेक करते हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि ये कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये वाकई एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो हर साल प्रॉपर या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स वो वक्तन फ़वक्तन टैक्स पे करती रहती है। तो जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो टैक्स पे करती है। तो पोलैंड में जो कंपनी आपको कैटेगरी ए की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी बंदे को अगर विज़िट वीज़ा के साथ साथ वो विज़िट वीज़ा भी दे सकती है और जो है वो दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो भी इशू कर सकती है, जो भी बड़ी कंपनी है। तो जो कंपनी आपको वीज़ा इशू कर रही है वो वहाँ पर लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल उनके इदारे हैं, उनको वो फ़ीस पे करेगी। फ़ीस पे करके वो कहेगी कि मुझे ये बंदे पाकिस्तान से चाहिए। इसमें ये उसी तरह ही है जिस तरह दूसरे मुल्कों में है कि पहले वो ये प्रूफ करेगा कि जो काम के लिए वो पाकिस्तान से लोगों को बुलाना चाह रहा है वो पोलैंड में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो पोलैंड शेंजन कंट्री है और शेंजन कंट्री के अंदर बाकी जितने शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके एम्प्लॉयज़ आके काम कर सकते हैं एक दूसरे के मुल्कों में, उनमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो स्पेन वाला बंदा जो है वो पोलैंड में काम कर सकता है, पोलैंड वाला स्पेन में जाके कर सकता है। तो जो भी कंपनी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश,
नेपाल या दुनिया के किसी भी मुल्क से एम्प्लॉयज़ जो है वो हायर करती है, तो जो कंपनी है मेन, वो वहाँ की गवर्नमेंट को बताएगी कि मुझे लेबर के इतने बंदे चाहिए और मेरे पास अपने पास पोलैंड में या पोलैंड के इर्द गिर्द जो है वो मेरे पास सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे ये बंदे पाकिस्तान से चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको वो फ़ीस पे करता है। फ़ीस पे करने के बाद आजकल आपने देखे होंगे जिन लोगों के अभी पोलैंड के वीज़े लग के आए, तो वहाँ से 2 पेपर्स का एक पोलैंड वर्क परमिट इशू होता है। वो बेसिकली जो वर्क परमिट होता है उसकी 3 कॉपीज़ वहाँ से गवर्नमेंट इशू करती है। एक कॉपी गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास रहती है, एक कंपनी जो आपको बुला रही है एक उसको वो दे देती है, और एक जो उसकी कॉपी है वो जो एम्प्लॉय है उसको, यानी पाकिस्तान में मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो एक कंपनी ओरिजिनल जो है इनवाइस मुझे भेजेगी, एक अपनी और एक गवर्नमेंट के पास। बेसिकली ये 3 कापियों का होना ज़रूरी है, इससे ये पता चलेगा कि ये असली है या नकली है या फेक है। तो जब ये 3 जो कॉपीज़ हैं ये इशू हो जाती हैं, तो वो कॉपीज़ जो हैं नॉर्मली यहाँ पर ये भी फ्रॉड हो रहा है कि लोग जो हैं जो किसी की कॉपी आई हुई है उसी में एडिट करके तो महीने के बाद बंदे को दिखा देते हैं, ये देखो जी तुम्हारा वर्क परमिट आ गया, और उस बेचारे से पैसे ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई वर्क परमिट कोई बंदा शो करता है तो आपने उस वक्त तक उसको पैसे नहीं देने जब तक कि आपके जाके पोलैंड एम्बेसी से उसको वेरीफाई ना कर लें कि जनाब ये असली है या नकली है। क्योंकि आपको पता है कि हम फ्रॉड करने के तो हम माहिर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जितने हमारे मुल्क में फ़्रॉड हो रहा है, इंडिया में भी बहुत फ़्रॉड होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ज़रा ज़्यादा रेशो है फ़्रॉड करने की। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर तो आपको पोलैंड का वर्क परमिट कोई भी देता है तो आपने उस वक्त तक पेमेंट नहीं करनी जब तक कि आपके उसको एम्बेसी से जाके वेरीफाई ना कर लें। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि फिर आपने उसके साथ जो भी आपने उसको तय किया हुआ है उसके बाद आपने उनको पेमेंट करनी है, ना बजाय इसके कि मुझे थोड़ी देर पहले भी किसी दोस्त की कॉल आई थी कि जनाब हमें वर्क परमिट उन्होंने दिखाया, वर्क परमिट दिखा के सारी पेमेंट ले ली और बाद में पता चला कि वर्क परमिट तो जाली है। तो ये ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में ये फ्रॉड तो बहुत ज़्यादा है, वर्क परमिट के नाम पर भी और विजिट वीज़ा के नाम पर भी। तो आपने वर्क परमिट वेरीफाई करके फिर पैसे देने हैं। अच्छा, इसमें आखिरी बात यह है कि अगर आप पोलैंड वर्क परमिट के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो इसमें एज का बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। एज जो है इसकी 18 साल से लेके 45 साल तक जो है वो एक आइडियल एज है जॉब के लिए। ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनली ऐसे ही होता है, क्योंकि बाहर तो 50 साल के बाद वो बंदे को मुख्तलिफ मुल्कों में रिटायर्ड समझते हैं। तो 45 साल तक, अगर आप 18 से 45 साल तक हैं तो दुनिया के किसी भी वर्क परमिट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप इस सिलसिले में इंटरेस्टेड हूँ तो अपनी एज को भी देखें। वर्क परमिट के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वर्क परमिट के लिए कोई बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती, वर्क परमिट के लिए कोई ऐसी विजिट वीज़े वाली फॉर्मेलिटीज़, टैक्स रिटर्न और ये वो नहीं होती। वर्क परमिट के लिए आपको नॉर्मली आपकी पिक्चर्स, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए कंपनीज मांगती हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2-2, 3-3 मरतबा चेंज की होती है। डॉक्यूमेंट्स प्योर होती है, पासपोर्ट प्योर होती है, ID कार्ड प्योर होती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट नॉर्मली लेती हैं। और जब आपका वर्क परमिट आ जाता है तो उसके बाद जो है वो नॉर्मली आपसे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड किया जाता है कि जनाब अगर कोई इनलीगल एक्टिविटी में बंदा मुलव्वस नहीं है। तो वर्क परमिट जो है वो एज़ कम्पेयर टू विज़िट वीज़ा लेना ज़रा आसान होता है, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, और इसके अलावा ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो अगर आप पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो लेना चाहते हैं तो हमारे जो मोबाइल नंबर है, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप सिंपल एक मैसेज ये कर दें कि हमें जो पोलैंड वर्क परमिट है उसकी डिटेल रिक्वायर्ड है। हम आपको उसकी डिटेल भेज देंगे, उसके क्या पेमेंट चार्जेस हैं, क्या एडवांस है, क्या। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी जो चार्जेस होते हैं वो सबके सेम नहीं हो सकते। उसकी एक रीज़न ये भी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जी किसी के पैसे ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, किसी के बहुत ज़्यादा हैं, किसी के बहुत कम हैं। ये 2 तरह के लोग हैं जो वर्क परमिट आपको देंगे। एक वो हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठे करना है, फ्रॉड करना है। वो तो आपसे कम भी पैसे ले लेगा और वो इजी पैसे के ज़रिए 25,000 भी ले लेगा। जैसे कनाडा के लिए सारी दुनिया को पता है कि लोग 20-20, 25-25 हज़ार रुपया बेचारे दे के तो लुट रहे हैं। फेसबुक के ऊपर ही ऐड आता है, वो कहते हैं जी 15,000 रुपये भेज दें, फिर आप 15,000 भेज देते हैं, फिर वो कहता है 10,000 भेज दें, फिर वो कहता है मेडिकल करवा लें। वर्क परमिट के लिए मेडिकल उस वक्त तक नहीं चाहिए होता, ये बात है, जब तक कि वर्क परमिट आ नहीं जाता और वेरीफाई नहीं हो जाता, उससे पहले। लेकिन हमारे सादे लोग हैं बेचारे, पता नहीं होता, इसलिए लोग जो फ्रॉडियाँ हैं वो उनको लूट लेते हैं। तो
इसमें ये बात आपने जहन में रखनी है कि ऐसी आपने कोई एक्टिविटी, जब तक वर्क परमिट आपके पास नहीं आ जाता उस वक्त तक आपने ना कोई मेडिकल करवाना है और ना कोई और चीज़ है। अच्छा, प्राइस के हवाले से मैं दोबारा बता दूं, जो कंपनी वहाँ पर जितनी बड़ी कंपनी है उसकी ज़ाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा वर्थ है, तो उसका जो विज़िट वीज़े के साथ साथ जो उसका वर्क परमिट होगा वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। क्योंकि देखें, एक प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक वो है जो कि नॉर्मल एनटीएन पे रजिस्टर्ड कंपनी है, तो दोनों के कैलिबर में बहुत फ़र्क है। तो जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितना बड़ा एम्प्लॉयर वहाँ होगा, उनकी फॉर्मेलिटीज़ और उनकी फीसिस और उनके अपने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ज़्यादा होंगे, इसलिए किसी का वीज़ा महंगा होगा, किसी का सस्ता होगा। लेकिन नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज़ होते हैं उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज बेहतर होती हैं, उनके वीज़े लगने की रेशो ज़्यादा होती है। जो छोटी कंपनी होती है, मसलन मैं 2 कमरों के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और एक बंदा फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है, तो यकीनन ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह बाहर से जो हम वीज़े लेते हैं वो भी कंपनीज़ की वर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग बेचारे समझते नहीं हैं, और यही वजह है कि बाद में वीज़े जब रिजेक्ट होते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि वो एम्बेसडर ये देख रहा होता है कि जिस कंपनी ने इसको वीज़ा इशू किया है वो पता नहीं किसी एजेंट से पैसे लेके दे दिया, ये तो एक वर्थेबल कंपनी नहीं है। तो इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिससे आप मुतमिन हो उस बंदे के पास जाएं, उसके पास बैठें, उसके साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन तय करें और उसके बाद वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करें। हमसे करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हम भी हाजिर हैं, लेकिन इसमें यह बात जहन में रखें, कोई डन बेस नहीं होता, ना कोई डन बेस हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश हो सकती है। और आपके पैसों की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो अजीज़ है कि यार मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे को पैसे लेके भाग ना जाए। अपने बिहाफ पे मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके साथ पैसों का अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा फ्रॉड या कोई झूठ या गलत बयानी नहीं होगी। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग ये भी करते हैं कि जब प्रोसेस हो जाता है आधा तो फिर कहते हैं कि जी हमने नहीं लगवाना, मेरा भाई नहीं मान रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं। तो इसकी भी एक वजह है। इसी वजह से जो दूसरी कंपनीज हैं या जो एजेंट्स वगैरह हैं वो पैसे आपसे एडवांस ले लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर एजेंट्स का कसूर है तो हमारे लोगों का भी उतना ही कसूर है कि जब परमिट लग के आ जाता है तो फिर वो दिल बेईमान हो जाता है कि यार अब मैं इसको इतने पैसे दूंगा, अच्छा मैं कहता हूँ कि आज देता हूँ, कल देता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिससे जो भी कमिटमेंट करें वो उसको पूरा करें। ये मुसलमान का तर्ज़ अमल यही है कि अगर वो किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। तो अगर आप तहरीरन कोई बात करें या ज़ुबानी करें तो अपनी ज़ुबान पर कायम रहना सीखें। इससे जब इंसान का अंदर का जो ज़मीर है वो बड़ा मुतमिन होता है जब आप किसी से कमिटमेंट अपनी जो है वो पूरी करते हैं। तो पोलैंड वर्क परमिट के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की हमारी जो है वो हेल्प दरकार है तो इस सिलसिले में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।